नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस सीरीज़ में जिसको हम कहते हैं हिडन टैलेंट। अच्छा, हल्का सा भी आप लोगों को कुछ आइडिया है कि आप लोगों के अंदर में क्या टैलेंट, आपको आइडिया आ गया है? पक्का मैं पूछ रहा हूँ, हल्का सा, इनको पक्का सा आ गया है, इनको फिल्म मेकर ही बनना है। आज बड़ी मम्मी ने आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट वीडियो शेयर किया है, उसको देखिएगा। पंजाबी, उसका नाम है पंजाबी, कौन सा पंजाबी पता नहीं। उसने फिल्म मेकिंग सीखने के लिए शाहरुख खान के साथ ऑलमोस्ट 10 इयर्स तक काम किया और फिर उसको बहुत ये समझ में आया कि वो लाइफ को मैं नहीं झेल पा रहा हूँ। उसका फिर डिवोर्स भी हो गया, बच्चा था उसका एक, अभी भी है बच्चा। और फिर वो फिल्मों की तरह वेडिंग शूट करता है। ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट वेडिंग शूटर्स। तो अपने आपको ये बताइए कि हाँ, मुझे कुछ चीज़ें सीखने में अच्छा लग रहा है। इसलिए जब मैं आपके बारे में कभी बात करता हूँ किसी से, तो मैं ये नहीं बोलना चाहता हूँ कि आप फ्यूचर फिल्म मेकर हैं। अभी तो मैं यही बोलना चाहूँगा, आप भी यही बोलिएगा कि मैं आई एन्जॉय रीडिंग स्क्रिप्ट्स एंड रीडिंग अबाउट मूवीज़, बस। ठीक है, तो हम लोग अब लास्ट पार्ट में पहुँच चुके हैं जिसमें कि ऐसे सिस्टम्स बनाए जा सकें जिसके ज़रिए लोग आगे की आने वाली जनरेशन्स का टैलेंट डेवलप हो सके। और उसमें भी हम लोग आए हैं ये, हाँ, इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक पे, अ डिफरेंट काइंड ऑफ रिसेस। स्कूल में अलग टाइप का ब्रेक होता है, रिसेस होता है, छुट्टी, खाने की छुट्टी। कहाँ पर, किस जगह, किसके? हाँ, फिनलैंड के स्कूल्स में। अ लव ऑफ रीडिंग ऑफन बिगिनस एट होम। किताबें पढ़ना अगर उसके लिए प्यार है तो ये नॉर्मली घर से शुरू होता है। द फिनिश रीडिंग सेंटर रिसेंटली फाउंड दैट ओवर हाफ ऑफ पेरेंट्स फेल्ट दे वरंट रीडिंग इनफ टू देयर किड्स। और फिनिश रीडिंग सेंटर्स में अभी उनको ये पता चला कि पेरेंट्स को, ज़्यादातर पेरेंट्स, आधे से भी ज़्यादा पेरेंट्स को लगता था कि हम लोग अपने बच्चों के साथ में बैठ करके रीडिंग नहीं कर पाते। दे स्टार्टेड गिविंग अ फ्री बैग ऑफ बुक्स टू एवरी बेबी बॉर्न इन फिनलैंड। इसलिए जब भी कोई बच्चा फिनलैंड में पैदा होता है, उसको किताबों का एक बैग भर कर खरीद कर गिफ्ट देते हैं फिनलैंड में। ऑल्दो फिलिंग आवर होम्स विथ बुक्स माइट बी अ स्टार्ट, साइकोलॉजिस्ट्स फाइंड दैट इट इज़ नॉट इनफ। तो सबसे पहली शुरुआत तो अच्छी है कि आप किताबें खरीद के अपने घर पे रखना शुरू करो, लेकिन उसके अलावा भी आप कुछ कर सकते हैं। इफ़ वी वॉन्ट किड्स टू एन्जॉय रीडिंग, वी नीड टू मेक बुक्स पार्ट ऑफ देयर लाइव्स। अगर हम ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे रीडिंग को एंजॉय करें, तो उसे उनकी ज़िंदगी का पार्ट बनना है। दैट इन्वॉल्व्स टॉकिंग अबाउट बुक्स ड्यूरिंग मील्स एंड कार राइड्स, विजिटिंग लाइब्रेरीज और बुक स्टोर्स, गिविंग बुक्स एज गिफ्ट्स एंड लेटिंग देम सी अस रीड। इसमें कुछ चीज़ें कर सकते हैं। सबसे पहला, आप बुक्स को अपनी ज़िंदगी का पार्ट बनाइए। आप जब कार में या कहीं खाने पर जा रहे हैं तो उसमें बुक्स के बारे में डिस्कस करिए। लाइब्रेरीज़ को विज़िट करिए, बुक स्टोर्स को विज़िट करिए और अच्छी बुक्स दूसरों को गिफ्ट करिए। एंड लेट देम सी अस रीड। और बच्चों को ये दिखना चाहिए कि हम पढ़ रहे हैं। मुझे अभी भी याद है, जब मैं पढ़ता हूँ ना, बुक को पढ़ता हूँ, तो बहुत बार ऐसी फीलिंग आती है मैं काम नहीं कर रहा हूँ, मुझे जो काम करना चाहिए नहीं कर रहा हूँ। फिर मुझे याद आ जाती है माइनॉरिटी रिपोर्ट, देखिए, उसमें 3 प्रीकॉग्स होते हैं जिनका काम होता है फ्यूचर में होने वाले मर्डर्स को पहचानना। एक कंपनी थी जिसने सेक्शन 2B के का बहुत टेक्नोलॉजिकली एडवांस यूज़ करना शुरू कर दिया। 3 लड़कियां थी जिनके ब्रेन स्कैन से वो लोग देख सकते थे फ्यूचर में कौन से मर्डर्स हो सकते हैं और उसको रोकते थे। और फिर फाइनली टॉम क्रूज़ ने उन तीनों बच्चियों को बचाया और फिर एक गाँव के, दूर के गाँव में रखा। और वहाँ पर वो क्या करती थी 24 घंटे, लास्ट सीन है मूवी का, इसमें हैप्पी एंडिंग, किताबें पढ़ती थी वो, ढेर सारी किताबें। तो मैंने भी अपने आप को बताया कि भाई, किताबें पढ़ना कोई गलत काम नहीं है, ये भी काम है अगर आप पढ़ सकें तो। चिल्ड्रन पे अटेंशन टू आवर अटेंशन। बच्चे उन चीज़ों पर ध्यान देते हैं जिन चीज़ों पर हम ध्यान देते हैं। वेयर वी फोकस टेल अस व्हाट वी प्राइज़। जिन चीज़ों पे हम फोकस करते हैं, इससे पता चलता है कि हम किस चीज़ को इम्पोर्टेंस देते हैं, कौन सी चीज़ हमारे लिए प्राइज़ है। When my daughter Elena was in kindergarten,
शी आस्क्ड व्हाई आई डिडंट रीड बुक्स। जब ऑथर बोलते हैं मेरी बेटी एलिना छोटी सी थी किंडरगार्टन में, तो उसने पूछा कि मैं बुक्स क्यों नहीं पढ़ता हूँ। माई शेल्व्स वर ओवरफ्लोइंग विद बुक्स। बोल रहे हैं मेरी जो किताबों की अलमारी थी वो भरी हुई थी किताबों से। हाउ कुड शी थिंक अ राइटर वुडंट रीड। उसको ऐसा कैसे लग रहा है कि एक राइटर पढ़ेगा नहीं। दैट्स लाइक एन एक्टर नॉट वॉचिंग मूवीज़ और पेंटर रिफ्यूजिंग टू सेट फुट ऑन म्यूजियम। ये तो ऐसा है जैसे कि एक एक्टर कहे कि मैं फिल्में नहीं देखता, या एक पेंटर कहे कि मैं दूसरों की पेंटिंग नहीं देखता। देन आई रियलाइज्ड वाई शी वुड नेवर सीन मी टीयर थ्रू द नॉवल। आई डिड माई रीडिंग इन बेड आफ्टर शी वॉज अस्लीप। और तब मुझे एहसास हुआ कि उसने मुझे पढ़ते हुए कभी देखा ही नहीं, क्योंकि मैं अपनी पढ़ाई रात को सोते समय करता था जब मेरी बेटी सो जाती थी। द नेक्स्ट नाइट आई टोल्ड हर इट वॉज टाइम फॉर अस टू स्टार्ट रीडिंग फर्स्ट हैरी पॉटर बुक टुगेदर। और अगली रात को मैंने अपनी बेटी को कहा चलो हम साथ में हैरी पॉटर की किताब पढ़ेंगे, पहली वाली। वी रेड द एंटायर बुक लाउड। और हमने पूरी की पूरी किताब लाउडली पढ़ा। फास्ट फॉरवर्ड फ्यू ईयर्स एंड आवर किड्स हैव क्रिएटेड अ फैमिली बुक क्लब। अब कुछ साल आगे बढ़ा दिए, फास्ट फॉरवर्ड कर लीजिए, अब हमारी पूरी की पूरी फैमिली में एक बुक क्लब बन गया है। When they discover a series they love, my wife Alison and I read it and talk about it with them. जब उनको किसी किताब कोई की सीरीज़ पसंद आ जाती है तो मेरी वाइफ एलिसन और मैं मिलकर के बच्चों के साथ पढ़ते हैं। One night, over an hour past their bedtimes, I caught all three of our kids with their lamps on. They were sneaking extra reading time in. और एक रात को मैंने देखा है तीनों बच्चे रात को सोने के बाद, जब सोने का टाइम आ गया था, तीनों ने चुपके से अपना टॉर्च जलाया, लाइट जलाई और थोड़ा सा और पढ़ने का मन कर रहा था, थोड़ा सा और पढ़ रहे थे। आई कुड बेयरली कंटेन माई डिलाइट। ऑथर कहते हैं मैं बड़ा खुश हुआ, मैं अपनी खुशी का छुपा नहीं पा रहा था कि देखो बच्चे कम से कम पढ़ रहे हैं, मोबाइल नहीं चला रहे हैं। रीडिंग इज़ अ गेट वे टू अपॉर्चुनिटी। हम लोग, मुझे तो सही में लगा कि 15 साल लिटरली हम लोग पढ़ते हैं स्कूल में। 10 साल टाइम पीरियड है जिसमें आपकी लाइफ में एक सबसे बड़ा चेंज आ सकता है। उससे भी ज़्यादा टाइम देते हैं हम स्कूल्स को पढ़ने के लिए, और 8 घंटे। और उसके बाद हमारे पास है क्या? खाली इंग्लिश को पढ़ पाने का थोड़ा सा एबिलिटी। उसमें जो रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट पढ़ाते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं, ग्रामर पूछते हैं, वो सब पढ़ाई नहीं है। पढ़ाई तो तब है जब आप कुछ पढ़ करके समझ सकें और किसी को समझा सकें आसान भाषा में। तो जब मुझे अपने पैसे से अपने टाइम में किताबें पढ़ पाने की छूट मिली, तब मुझे लगा कि अब मैं शुरू कर रहा हूँ। किताबें गेटवे हैं अपॉर्चुनिटी का। अगर आप चाहते हैं कि कोई बहुत बड़ी नौकरी या कोई बहुत बड़ा बिज़नेस क्रिएट करना चाहते हैं तो वो किताबों से ही हो सकता है। आज तक बिल गेट्स जैसे लोग बैग में भर भर के किताबें ले जाते हैं। उनका मेन काम किताबें पढ़ना ही है। वो बड़े शुक्रगुजार हैं, दुनिया के सबसे अमीर आदमी हैं, फिर भी बहुत शुक्रगुजार हैं कि दूसरे लोग लिख रहे हैं। कुछ राइटर्स ऐसे हैं जिनकी 2-3 किताबें मैंने ख़रीदी हैं, मैं समझ नहीं पाता उन किताबों को। बिल गेट्स के फेवरेट हैं डैनियल कानमैन, तो फिर भी मुझे भी पसंद है। एक है वैक्लव, हाँ, वैक्लव करके है। तो रीडिंग इज़ अ गेटवे टू अपॉर्चुनिटी। मैं चाहता हूँ आप इस चीज़ को पकड़ें। रीडिंग इज़ अ गेटवे टू अपॉर्चुनिटी। अभी रिसेंटली पापा से मिले थे हम लोग। पापा अखबार पढ़ते हैं, पापा जी मोबाइल में न्यूज़ पढ़ते हैं, लेकिन ये लोग ज़्यादातर आजकल व्हाट्सएप पर आने वाले वीडियोस को देखते हैं। वो रीडिंग नहीं है। रीडिंग होता है जहाँ आप एक ऑनेस्ट ऑथर की जो 5 साल 3 साल में मेहनत करके किताब लिखी गई है उसको पढ़ना, वो है गेटवे टू अपॉर्चुनिटी। और उसमें भी जब आप पढ़ेंगे ना तो आपको दिखाई देगा बहुत सी किताबें बहुत जल्दबाजी में लिखी गई हैं। बहुत सी किताबें इसलिए लिखी गई हैं क्योंकि पीआर चाहिए था। पीआर मतलब किसी पब्लिक, किसी के लिए उन्होंने काम किया है। जैसे इलॉन मस्क चाहते हैं मेरी इमेज को अच्छी कर दो, तो उनके लिए किताब लिख दी गई। बहुत सी किताबें ऐसी हैं जो 100 साल से अभी तक लोग पढ़ रहे हैं। बहुत सी किताबें ऐसी हैं जो अगले 100 साल तक रेलेवेंट रहेंगी। थिंक एंड ग्रो चली आ रही है,
चिकन सूप फॉर द सोल चली आ रही है। भगवत गीता पिछले 5000 साल से अभी तक ज़िंदा है, और अभी पापा ही कह रहे थे कि मैं तो भाई समझ नहीं पाया, इसलिए मैंने 2-3 बार कोशिश की, छोड़ दिया। तो रीडिंग इज़ अ गेटवे टू अपॉर्चुनिटी। आपके पास अगर आपकी किताब है और आप उसका एक एक सेंटेंस, एक एक पैराग्राफ आराम से एक्सप्लोर कर सकते हो, तो रीडिंग इज़ अ गेटवे टू अपॉर्चुनिटी। इट ओपन्स द डोर फॉर चिल्ड्रन टू कीप लर्निंग। इसके ज़रिए बच्चों को दरवाज़ा खुल के मिलता है सीखते रहने के लिए। बट बुक्स फेस इंक्रीजिंगली स्टिफ कंपटीशन फ्रॉम टीवी, वीडियो गेम्स एंड सोशल मीडियाज़। लेकिन बेचारी किताबों का बहुत बड़ा कंपटीशन हो गया है, टीवी से, वीडियो गेम से और आपके सोशल मीडिया से, इंस्टाग्राम से, व्हाट्सएप से। कंपेयर्ड टू 2000, इन 2018 एवरेज फिनिश टीन was spending 77 fewer hours a year reading for fun। 2000 से अगर आप कंपेयर करें, 2018 में जो एवरेज बच्चा है वो पूरे साल में केवल 77 ईयर्स स्पेंड करता है पढ़ने के लिए, फ़न के लिए, मज़े के लिए। बच्चे मज़े के लिए नहीं पढ़ते, अब बच्चे पढ़ते हैं इम्तिहान के लिए या कोई स्कूल का प्रोजेक्ट हो उसके लिए, वो कम हो गया है। This isn't unique to Finnish students in America. Students' enthusiasm about reading continues to wane year after year. By high school, they are typically somewhere between indifferent towards reading and disliking it outright. अगर आप लोग यहाँ क्लास में बैठ भी पा रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आप लोगों का रीडिंग के लिए थोड़ा बहुत लाइकिंग बचा हुआ है। धीरे धीरे अमेरिका में और बाकी देशों में बच्चों का बुक रीड करने के लिए, अपने लिए, अपनी खुशी के लिए, वो ख़त्म हो गया है। बच्चे इनडिफरेंट हो गए हैं बुक्स के प्रति, और कुछ बच्चों का तो, ज़्यादातर बच्चों का तो डिसलाइकिंग हो गया है, आउटराइट डिसलाइकिंग। अरे किताब तो मुझे पसंद ही नहीं है। लेकिन मेरे हिसाब से अगर आप एक फ़िल्म देखते हैं, इसी किताब के ऊपर कोई फ़िल्म बना दे, मान लीजिए 12 एपिसोड का सीरीज़ बना दे, डॉक्यूमेंट्री बना दे, उन चीज़ों को मुझे याद करना बहुत मुश्किल काम है, मुझे नहीं याद होती। लेकिन जब मैं पढ़ पाता हूँ आराम से तो कुछ अलग होता है, बहुत ही अलग होता है। मैं सोच पाता हूँ। इवन कृष्णमूर्ति का अगर मुझे कोई वीडियो दिखा दे तो अलग चीज़ है, उनसे अगर मैं फ़ेस टू फेस बात करता तो अलग चीज़ होता। जैसे हम लोग गए थे कृष्णमूर्ति फाउंडेशन, तो वहाँ पर हमारी मुलाकात हुई थी प्रोफेसर कृष्णा से, तो उनसे जो भी बातें हुई थी वो ऑलमोस्ट दो तीन चीज़ों को छोड़कर बाकी सब भूल गई हैं। अगर बुक होती तो हम लोग दोबारा पढ़ सकते। तो आप बुक रीडिंग का हैबिट को धीमे धीमे डेवलप करिए, टेस्ट को डेवलप करिए। वन ऑफ द ग्रेट फेलिंग्स ऑफ इंग्लिश एंड लिटरेचर क्लासेस इज़ फोर्सिंग स्टूडेंट्स टू स्लॉग थ्रू क्लासिक rather than giving them opportunity to choose books that pick their interest। बोल रहे हैं स्कूलों में अंग्रेज़ी भाषा और लिटरेचर का जो बच्चों का रुझान ख़त्म हो गया है, क्योंकि वो फोर्स करते हैं क्लासिक पढ़ो, जो टीचर के हिसाब से अच्छी बुक है वो ही तुम पढ़ो। नहीं, उनको बच्चों को अलाउ करना चाहिए कि तुम वो किताबें पढ़ो जो तुम्हें पसंद हैं, अपनी इंटरेस्ट की किताबें पढ़ो। रिसर्च रिवील्स दैट व्हेन स्टूडेंट्स गेट टू पिक देयर ओन बुक्स एंड रीड इन क्लास दे बिकम मोर पैशनेट अबाउट रीडिंग। रिसर्च करके देखा गया है कि जब बच्चे अपनी मर्ज़ी से कोई किताब उठाते हैं तो स्कूल में, क्लास में पढ़ने में उनको और ज़्यादा मज़ा आता है और ज़्यादा पढ़ते हैं। इट्स अ वर्चुअस साइकिल। द मोर दे रीड फॉर फन द बेटर दे गेट एंड मोर दे लाइक इट। ये एक वर्चुअस साइकिल हो जाता है। वर्चुअस साइकिल क्या है शिरीष? नहीं, वो तो विशियस सर्कल होता है। विशियस साइकिल और वर्चुअस साइकिल में डिफरेंस क्या है? विशियस मतलब कोई चीज़ बुरी हो रही हो, वर्चुअस मतलब कोई अच्छी चीज़ हो रही है। हाँ, अगर मैं कुछ एक किताब पढ़ रहा हूँ, मैं उसकी वीडियोस बना रहा हूँ, तो उसकी वजह से मेरे दिमाग में अकल आ रही है, अकल से मैं अपने काम को और अच्छे से कर पा रहा हूँ, और अच्छे से कर पा रहा हूँ तो मेरे पास पैसे आ रहे हैं, उससे मैं और किताब खरीद पा रहा हूँ, फिर मैं और पढ़ पा रहा हूँ। तो एक वर्चुअस साइकिल हो गया। विशियस साइकिल इसका उल्टा ही है। इसमें आप कुछ ख़राब काम कर रहे हैं तो आप दुखी हो रहे हैं, उस दुखी होने से और ख़राब काम कर रहे हैं तो और दुखी हो रहे हैं। तो ऐसे नेगेटिव चीज़ को बोलते हैं विशियस साइकिल। द मोर दे रीड फॉर फन द बेटर दे गेट। जितना बच्चे फ़न के लिए पढ़ते हैं उतना ही अच्छा वो हो जाते हैं पढ़ने में, और जितना अच्छे होते जाते हैं उतना ही उनको पढ़ना पसंद आता है। एंड द मोर दे लाइक इट द मोर दे लर्न। और जितना एक बच्चे को कोई चीज़ पसंद आती है उतना ही वो सीखता है।
एंड बेटर दे परफॉर्म ऑन एग्ज़ाम्स, और फिर वो उसी हिसाब से इम्तिहानों में भी अच्छा परफॉर्म करता है. अ टीचर्स टास्क इज़ नॉट टू एंश्योर दैट स्टूडेंट्स हैव रेड द लिटरेरी कैनन्स, इट इज़ टू किंडल एक्साइटमेंट अबाउट रीडिंग. एक टीचर का काम ये नहीं है कि बच्चे को ज़बरदस्ती लिटरेरी कैनन्स पढ़ाएं. मतलब लिटरेरी कैनन मतलब, कैनन नहीं जानते, तोप, कि जो पुराने ज़माने में तोपें चली हैं वो आप पढ़ें. शेक्सपियर पढ़ें, माइकेवेली पढ़ें, गीता पढ़ें. वो ज़रूरी नहीं है कि आपको ज़बरदस्ती पढ़ाएं. उनका काम है आपके अंदर में पढ़ने के लिए एक्साइटमेंट पैदा करना. इन फिनलैंड, व्हेन नेली लोहिवोरी saw her elementary schoolers languish through reading, she invented a new kind of recess. जब फिनलैंड में उन्होंने बच्चों को देखा कि वो मन नहीं कर रहा बच्चों को पढ़ने का, तो उन्होंने एक नए तरीके का रिसेस, छुट्टी, खाने की छुट्टी बनाई. एवरी मंडे शी टुक हर स्टूडेंट्स टू अ लिटिल फील्ड ट्रिप टू अ लाइब्रेरी रिसेस. हर मंडे को अपने बच्चों को लाइब्रेरी रिसेस देती थी. चलो लाइब्रेरी चलते हैं. There wasn't a set of books, they got to choose their own. वहाँ पर ऐसा नहीं था कि हम लोग के स्कूल में तो यही होता था, कुछ किताबें दी जाती थी और वो बोला जाता था यही पढ़ो. इनके यहाँ ऐसा नहीं था, बच्चों को छोड़ दिया तुम्हें जो पढ़ना है पढ़ो. They got to know the librarian, who in turn got to know the interest and started stopping by Neil's classroom with teasers on relevant new releases. इस बच्चे जब लाइब्रेरी के जाते थे तो बच्चों का इंटरेस्ट पता चलता था उनको, तो वो लाइब्रेरी में ही जा कर के कुछ नई नई बुक्स लेकर आता था और फिर आकर उनको बताता था कि अरे तुम्हारे इंटरेस्ट का ये नया बुक आया है मार्केट में. वंस स्टूडेंट हैड सेलेक्टेड देयर बुक्स फॉर द वीक, नेली हु गेव देम द चॉइस फॉर वेयर दे वांटेड टू रीड. सून दे हैड न्यू क्लास ट्रेडिशन. दे टुक देयर बुक्स टू अ नियर बाई फॉरेस्ट एंड पोर्ड ओवर देयर पेजेस बिटवीन द ट्रीज. और कह रही हैं धीमे धीमे बच्चों ने जब अपनी किताब सेलेक्ट कर ली कि इस हफ्ते हम ये किताब पढ़ेंगे, तब वो ये नहीं बोलती थी फर्स्ट पेज से पढ़ो और आखिरी तक पढ़ना. नहीं, तुम जहाँ से पढ़ना चाहो वहाँ से पढ़ो. और बहुत जल्दी उनके यहाँ एक ट्रेडिशन बन गया, एक सिस्टम बन गया जहाँ बच्चे किताब लेकर के अपनी छुट्टी में कहीं पर भी बैठ के पढ़ें. वहाँ तो ढेर सारे जंगल भी हैं, खूब पेड़ पौधे हैं, पार्क है, तो जा कर के पार्क में बैठ कर के वो ऐसा लगता था जैसे कोई फिल्म देख रहे हैं, इस तरह से पढ़ते हैं. थ्रू आउट द ईयर नेली इन्वाइटेड स्टूडेंट्स टू राइट अबाउट द बुक्स दे लव्ड. और पूरे साल वो बच्चों को बुलाती हैं कि आओ और बताओ कौन कौन सी बुक्स तुमने पढ़ी, उसके बारे में लिखो. द असाइनमेंट वॉजंट अ ट्रेडिशनल बुक रिपोर्ट. और ये जो असाइनमेंट था ये कोई ट्रेडिशनल बुक रिपोर्ट नहीं था जैसे पुरानी तरीके से लिखते हैं. वेर यू ट्रफ थ्रू अ समरी टू हैंड इन योर टीचर. अभी क्या होता है, जैसे गरिमा बेचारी अपने स्कूल में प्रोजेक्ट बना के दे रही है ना, चैट जीपीटी से या कहीं से समरी बना के दे दिया क्योंकि टीचर को देना है. ऐसा वहाँ नहीं होता. दे डोंट गेट इंस्पायर्ड दैट वे, शी टोल्ड मी. बोलती हैं अगर आप बच्चों से समरी मंगवा लोगे तो बच्चे बहुत इंस्पायर नहीं होते हैं. टू मेक इट एंगेजिंग एंड इंटरेक्टिव, वेन एवर स्टूडेंट्स वर पैशनेट अबाउट बुक, द फ्लोर वॉज देयर्स टू टेल देयर क्लासमेट्स अबाउट इट. बोलती हैं अगर कोई बुक बहुत अच्छी लगती है बच्चे को तो उनको कैसे बुक रिपोर्ट बनानी है वो हम नहीं बताते. फ्लोर तुम्हारा है, तुम्हें नाचना है, गाना है, जो कुछ करना है, कैसे भी बताना है बुक के बारे में तुम बताओ, वो तुम्हारा प्रोजेक्ट है. दैट बिकेम अनदर ट्रेडिशन. बिफोर शी न्यू इट, नेली हैड अ रूम फुल ऑफ बडिंग बुक क्रिटिक्स. और ये उनके यहाँ दूसरा नया ट्रेडिशन बना. अभी हमारे यहाँ कोई बुक क्रिटिक नहीं है. पता है क्यों? हाँ, जब आप बुक पढ़ेंगे तब आपको मालूम पड़ेगा कि ये बेचारा ऑथर कितना स्ट्रगल कर रहा है अपनी बात बोलने में. जैसे अभी मैं वो पढ़ रहा हूँ आपके ये KKP, किम कार्डिशियन प्रिंसिपल. मैं बहुत स्ट्रगल कर रहा हूँ क्योंकि कुछ खास टाइप के लोगों के लिए ही बुक है. जो माइकल जैक्सन का दूसरा नाम नहीं जानते उनके लिए बुक है ही नहीं. एक किताब ऐसी बने जो अगले 100 साल तक रेलेवेंट रह सके, वो लिखना सबके बस की बात नहीं है. आप बुक इसी जनरेशन के लिए लिखा है, पॉप कल्चर जनरेशन के लिए. इन्होंने अपना ये सेलिब्रिटी ब्रांडर हैं भाई, तो चाहते हैं कि फटाफट जो भी आसपास के सेलिब्रिटीज़ हैं इनको जो कुछ पता है वो लिखा है. आप लोग बुक क्रिटिक बन सकते हैं जब आप पढ़ेंगे
उसकी कुछ कुछ बुक्स आपको आसान लगेगी, कुछ बुक्स आपको मुश्किल लगेंगी, तो आप जा कर के ट्विटर कर सकते हैं ऑथर्स को भी। तो बोल रहे हैं हमारे यहाँ ढेर सारे बुक क्रिटिक बन गए। दिस इज़ अ काइंड ऑफ फ्यूल दैट कैन प्रोपेल लर्निंग एनीवेयर फॉर ऑलमोस्ट एनी किड, ऑलमोस्ट एनी थिंग, इन ऑलमोस्ट एनी थिंग। बोलते हैं ये नए तरीके का फ्यूल है, एक बच्चे को कुछ भी सीखने के लिए आगे धक्का मारता है, किसी भी बच्चे के साथ में कहीं पर भी। इंटरेस्ट इज़ एम्पलीफाइड व्हेन वी हैव अपॉर्चुनिटी टू चूज़ व्हाट वी लर्न एंड शेयर इट विथ अदर्स। कह रहे हैं हमारा इंटरेस्ट बहुत बढ़ जाता है जब हमें ऐसे मौके मिलते हैं कि हम अपनी मर्ज़ी से जो सीखना है वो चूज़ करें और अपने आसपास के लोगों को अपनी मर्ज़ी से जैसे बताना है वैसे बताएं। इंट्रिंसिक मोटिवेशन इज़ कंटेजियस। जब आपके अंदर में अंदर से मोटिवेशन आता है तो वो होता है कंटेजियस, हाँ, इन्फेक्शियस, कि मेरा आपको हो जाएगा। आज मैंने एक वीडियो शेयर किया इंस्टाग्राम पे, बहुत वीडियोस के व्यू नहीं आए लेकिन मुझे बड़ी खुशी हुई। उसमें बड़ी मम्मी वहाँ बैठी थी, गई थी जब कहाँ, जैसलमेर, तो वहाँ पर पटवा हवेली थी और उस हवेली में सब अच्छा था और मुझे याद ही नहीं था कि उसमें एक कमरा था जिसका नाम था शीश महल। इसमें चारों तरफ शीशे ही शीशे लगे थे, छत पर भी नीचे भी। तो मैंने वीडियो लिया, वीडियो लेते लेते सब मम्मी का लिया, ऊपर भी लिया सब जगह लेकर के शूट करके रख दिया। आज मुझे उस वीडियो को मैंने इंस्टाग्राम पे डाला तो म्यूज़िक डालते समय मुझे अचानक से एक गाना याद आया। जब उनको जानते हैं आप, अरे कौन सी हीरोइन थी, बहुत फेमस हीरोइन ब्लैक एंड वाइट फिल्मों की, मधुबाला। कोई नहीं जानता मधुबाला को? जानती हो? मधुबाला को हार्ट में प्रॉब्लम थी। इनफैक्ट उस गाने में, जिस गाने को मैंने शेयर किया है, बहुत जोशीला गाना है, उसमें नाचती हैं भैया। उस गाने में अकबर राजा बैठे हैं, उनके बेटे सलीम को प्यार हो गया है मधुबाला से, अनारकली से, और उसको मना किया है कि बदतमीज़ी मत करो, राजा है वो। तो क्या बोल रही हैं, पर्दा नहीं जब कोई खुदा से, बंदों से पर्दा करना क्या, जब प्यार किया तो। ये था। और तब मुझे याद आया कि हमारी बेगम साहिबा भी वैसे ही दिखाई दे रही हैं जब वो इधर उधर देख रही हैं। मुझे अचानक से लगा यार मैं तो उसको कनेक्ट करूँगा, ज़रूर डालूँगा। ये मेरा तरीका है, ये इंट्रिंसिक मोटिवेशन है। जब आप कोई चीज़ करते हो तो वो इन्फेक्शियस हो जाता है। देखिए मैंने आपको पूरा बताया, मैंने बड़ी मम्मी को बताया ये चीज़ कि मैंने भी देखो तुम्हारी फ़ोटो को ऐसे वैसे बनाकर डाल रहा हूँ। उनको बोला तुम तो मधुबाला दिखाई देती हो, तो बोलती बड़ी तारीफ़ कर रहे हो तुम मेरी। ये है इंट्रिंसिक मोटिवेशन। इंट्रिंसिक मोटिवेशन मतलब अंदर से आता है। मैं तो बेचारा आप लोगों के पीछे पड़ा हूँ, बताओ भैया कहाँ पढ़े हो। देखिए कंटेजियस मतलब किसी को देख करके यार वो अपने काम को इतना एंजॉय कर रहा है, आपको लगेगा मुझे भी ऐसे कुछ करना है। मान लो मैं ऐसा बाप हूँ, आ गया ऑफिस से अपना बैग वो बना कर आया, चाय पी रहा हूँ, टीवी देख रहा हूँ, न्यूज़ पढ़ रहा हूँ। पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो, डांट वाट दिया, बात ख़त्म। आपको लगेगा ज़िंदगी ऐसी है, नर्क, इनकी नर्क है, ऐसे मुझे भी करने के लिए कहेंगे ये। और वहीं पर आप देखते हैं कि आपके पिता किसी काम को कर रहे हैं और बहुत एंगेज हो गए, आपको पकड़ पकड़ के बता रहे हैं, तो इसका मतलब उनको अच्छा लग रहा है। तो आपको समझ में आता है कि हाँ काम भी अच्छा लग सकता है। ये है कंटेजियस। जब आप मुझे बताते हैं कि बड़े पापा मैंने ये बुक पढ़ी या मैंने ये वीडियो देखा, आपने उसे दिखाया था मुझे, एल्विस प्रेस्ले, आपने कम लोगों को दिखाया, मैंने ज़्यादा लोगों को दिखाया है, मैंने तो पूरे ग्रुप में शेयर किया। ये है इन्फेक्शन कि आपसे मुझे हो जाता है। ये है इंट्रिंसिक मोटिवेशन जो कि होता है कंटेजियस। कंटेजियस मतलब छूने से फैल जाता है। तो भैया बच्चों को पढ़ना चाहिए, किताबें पढ़नी चाहिए। Intrinsic motivation is contagious. When students talk about books that light up their imagination, it crystallizes why they love them. वाह क्या सेंटेंस है। जब एक बच्चा ऐसी किताब पढ़ता है जिससे उसकी इमेजिनेशन लाइट हो जाती है, चमक जाती है, तब उसका प्यार पढ़ने के लिए क्रिस्टलाइज हो जाता है। एक तरफ लाइट और एक तरफ क्रिस्टलाइज। क्रिस्टलाइज मतलब जम जाना, फिक्स्ड हो जाना। हो सकता है आप पूरे 15 साल तक किताबों से एकदम हेटरेट पैदा हो गया, लेकिन अगर एक अच्छी किताब आ गई आपके पास और उससे आपको कोई ऐसी चीज़ मिली जो आप नहीं इमेजिन कर सकते थे पहले, तो आपका दिमाग में कल्पना जग गया। जैसे श्रीश के लिए कौन सी किताब से हुआ था, हम सब जानते हैं। अब उसका
पैशन बुक्स रीडिंग के लिए और पक्का हो गया। एंड गिव्स अदर्स द चांस टू कैच दैट इंथुजियाज़म, और फिर उसकी वजह से दूसरों तक भी वो इंथुजियाज़म पहुंचने लगेगा। अगर शीर्ष मुझसे पूछते हैं कि मेरी ज़िंदगी का पैशन क्या है, तो मैं उनको यही कहूँगा अभी, रीड लॉट्स ऑफ बुक्स। ओनली टाइम विल टेल वेदर दीज काइंड्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ आर इनफ टू स्पार्क एंड सस्टेन द लव ऑफ लर्निंग। ऑथर कह रहे हैं ये तो समय ही बताएगा कि इस तरह से जो बच्चे किताबें पढ़ते हैं उससे उनका सीखने के लिए प्यार बरकरार रहेगा या नहीं, वो तो समय बताएगा। बट फिनलैंड रिमेन्स अ रोल मॉडल ऑन व्हाट मे बी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डायमेंशन ऑफ ऑल। लेकिन फिनलैंड की एक बहुत ख़ास चीज़ है, मुझे लगता है कि अच्छा है कि मैं शीर्ष को इस चीज़ के लिए बचा रहा हूँ। एक बहुत ख़ास चीज़ है जो फिनलैंड में है, जो बाकी स्कूलों में नहीं है, बाकी देशों में नहीं है। As much as they value education, what impresses me most about their culture is that they don't put performance above well-being. वो लोग एजुकेशन को तो बहुत वैल्यू करते हैं, लेकिन फिर भी ये लोग परफॉर्मेंस को हमेशा सेकंड रखते हैं, वेलबींग को फर्स्ट। वेलबींग मतलब एक बच्चा खुश रहे, स्वस्थ रहे, ये फर्स्ट होता है। वो अच्छा परफॉर्म करे इंग्लिश रीडिंग वगैरह में, मैथ्स में, वो सेकेंडरी है। Too many elite education system students sacrifice their mental health for excellence. कह रहे हैं बहुत से अच्छे elite education system हैं। अभी मीनाक्षी हैं, बड़ी मम्मी की फ्रेंड, उनका बेटा 94% पा चुका है अपनी क्लास में। अब उनको चिंता हो रही है कि 96, 97, 98, 99 कैसे होगी। तो ये बहुत से एजुकेशन सिस्टम है जो बच्चे का मेंटल हेल्थ को सैक्रिफाइस कर देते हैं। तुम परेशान हो लेकिन टॉप करो क्लास। इन अमेरिका रिसर्च शोज दैट स्टूडेंट्स एट हाई अचीविंग हाई स्कूल्स आर क्लिनिकली डिप्रेस्ड एंड एंग्शियस एट रेट्स 3 to 7 times अबव नेशनल नॉर्म। अमेरिका में देखा गया है कि जो बच्चे एलीट स्कूल्स में पढ़ते हैं, टॉप स्कूल्स में पढ़ते हैं, वो क्लिनिकली डिप्रेस्ड हैं, मन से दुखी हैं और एंग्शियस हैं, परेशान हैं, बाकियों नॉर्मल से 7 गुना ज़्यादा। एक नॉर्मल बच्चा जो गांव के स्कूल में पढ़ रहा है, उससे 7 times ज़्यादा चांसेस है कि एक एलीट स्कूल का जो कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, उसका एक बच्चा डिप्रेशन में हो। ये वीडियो तो बहुत वायरल होता है, मजाक की तरह होता है, लेकिन एक ये हमारी ख़राब स्टेट को बताता है। कोटा में नॉर्मल डेज़ में क्या होता है, एक दरवाजे के सामने वहाँ पर बहुत से बच्चे आते हैं पूरे इंडिया से पढ़ने के लिए, कंपटीशन की तैयारी करने के लिए, और बच्चे बाहर खूब भीड़ लगाए हैं दरवाजे के बाहर। पुलिस आ गई है और पुलिस ने खूब ज़ोर से तोड़ा, दरवाज़ा खोला, इस उम्मीद में कि कहीं ऐसा ना हो उस बच्चे ने सुसाइड कर लिया हो। बहुत से बच्चे सुसाइड करते रहते हैं, और भाई साहब अपना खर्राटे मार रहे थे, सो रहे थे, नींदें नहीं खुल रही थी उनकी, तब पुलिस वापस चली गई। ये देखने में मजाक लगता है, लेकिन एक सच्चाई है कि एजुकेशन में आप वेल बीइंग को अगर नीचे रखते हो और एक्सेलेंस को ऊपर रखते हो तो आप बहुत नुकसान कर रहे हो। इन चाइना स्टूडेंट्स टॉप्ड द पीसा चार्ट इन 2018 फॉर परफॉर्मेंस बट लैंडेड इन द वर्ल्ड्स बॉटम 10 कंट्रीज ऑन लाइफ सेटिस्फैक्शन। चाइना में बच्चों ने पीसा का इम्तिहान टॉप किया 2018 में, लेकिन लाइफ सेटिस्फैक्शन में वो एकदम नीचे था, खुशी में। Between the pressure to be perfect and the stress of studying for long hours, more than half of Chinese students reported feeling sometimes or always miserable, and over 3/4 felt sometimes or always sad. बच्चों के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है परफेक्ट होने का, और स्ट्रेस होता है माँ बाप का बहुत घंटों तक पढ़ने का, जिसकी वजह से उनसे जब पूछा गया तो वो लोग मिजरेबल फील करते हैं और कंटिन्यूसली दुखी रहते हैं। पढ़ते हैं लेकिन दुखी रहते हैं। जब हमने ये भी फिल्म देखी थी आपकी 12th फेल, जो कि IAS PCS की स्टोरी बताता है, वो भी खुश कहाँ था बेचारा, दुखी था, कंपटीशन की तैयारी कर रहा था और दुखी था। और उसी के कॉन्ट्रास्ट में फिनलैंड, fewer than third of high school students were miserable and under half were sad. जहाँ बाकी लोग से आधे से भी कम लोग थे, बच्चे थे जो दुखी और मिजरेबल थे। They pulled off high test scores while doing the average of 2.9 hours of homework per week, less than the typical Chinese teen does in a single day. ये बच्चे मात्र पूरे हफ्ते में 3 घंटे पढ़ करके, होमवर्क करके उतने नंबर पाते हैं जितना एक चाइनीज़ बच्चा
केवल एक दिन में करता है, ये उतना पूरे हफ्ते में करते हैं। मतलब कम पढ़ करके होमवर्क देते हैं, खुश रहते हैं और रिजल्ट लाते हैं। 2018 के पीसा के एग्ज़ाम में फिनलैंड रैंक्ड फर्स्ट ऑफ ऑल 77 कंट्रीज़ ऑन परफॉर्मेंस पर आवर स्टडिंग। इनके अलग अलग टाइप के इम्तिहान होते हैं। 77 कंट्रीज़ में नंबर 1 आया है परफॉर्मेंस पर आवर स्टडिंग, कि एक बच्चा कितने घंटे पढ़ता है और उस घंटे से उसके कितने रिजल्ट आ रहे हैं। नहीं समझ पाए? अगर कोई बच्चा 8 घंटे पढ़ रहा है और टॉप कर रहा है, और वहीं पर एक बच्चा 2 घंटे पढ़ रहा है लेकिन सेकंड आ रहा है, तो जो सेकंड वाला है वो ज़्यादा अच्छा, क्योंकि वो टॉर्चर नहीं हो रहा है अपने आप। दैट मेंट दे हैव मेंटेन्ड देयर रेन ऑन द अल्टीमेट मेट्रिक ऑफ ग्रोथ, लर्निंग एफिशिएंसी। इसका मतलब ये है कि आपका फिनलैंड ने जो मेन मेट्रिक है उसको अपने कब्ज़े में रखा है, लर्निंग एफिशिएंसी। जब आप कोई चीज़ सीख रहे हो और उसको सीखने में आपको मज़ा नहीं आ रहा है, तो बहुत जल्दी जब मौका मिलेगा तो आप सीखना छोड़ दोगे। तो यहाँ पर लर्निंग एफिशिएंसी अभी भी फिनलैंड के बच्चों में ज़्यादा है। एग्जैक्टली हाउ डू दे डू इट रिमेन्स टू कॉम्प्लेक्स टू डिस्टिल इनटू अ सिंपल रेसिपी। अगर आप हमसे पूछते हैं कि करते कैसे हैं, तो अभी फ़िलहाल एक किताब में बता पाना बड़ा मुश्किल है। मोस्ट एक्सपर्ट्स बिलीव इट इज़ कॉम्बिनेशन ऑफ हाई क्वालिटी टीचिंग, इंट्रिंसिक मोटिवेशन, फ्यूलिंग डीप लर्निंग, लेसर स्ट्रेस एंड टेस्ट एंग्जाइटी, इम्प्रूविंग फोकस एंड कैरेक्टर स्किल्स डेवलप्ड अर्ली, पेइंग ऑफ ओवर टाइम। अगर आप हमसे ये पूछें कि अच्छा बताइए 2-4 चीज़ें बताइए किससे ये लोग ज़्यादा अच्छे से अच्छे पढ़ पाते हैं, सबसे पहला हाई क्वालिटी टीचिंग। जो टीचर्स हैं उनके बहुत अच्छे हैं, किताबें अच्छी हैं। दूसरा, उनके यहाँ इस टाइप का एजुकेशन माहौल है, सिटी बना रहे हैं, बैंक बना रहे हैं, जिसके लिए बच्चों को इन्वॉल्व होना पड़ता है, तो उनको मिल जाता है इंट्रिंसिक मोटिवेशन, अंदर से मोटिवेशन होता है। इनको इम्तिहान में टॉप करना है, फर्स्ट आना है, इसका स्ट्रेस बहुत कम होता है। और साथ ही साथ चूँकि बच्चों ने ढेर सारा बचपन में खेला कूदा है, बहुत एक्सरसाइज होता है उनका खेल कूद में, तो उनका कैरेक्टर स्किल भी काफ़ी अच्छा है। राइट नाउ what we know is that Finland is the best in the world at helping students progress without monopolizing their time, wreaking havoc in their lives or making them hate school. आज एक बच्चे को ना अपने लिए टाइम नहीं मिलता। उस स्कूल में जाने के बाद जब वापस आता है, मुझे याद है जब मैं 10th में था, सुबह 7 बजे से कोचिंग चालू होती थी, 7 से 8, फिर 9 बजे से स्कूल चालू होता था, 4 बजे स्कूल ख़त्म होता था, फिर 5 बजे से मौसा जी के कोचिंग में जाना होता था, फिर 5 से 7, 8 और कभी कभी 9 बजे तक वो अलग अलग बैच लेते थे, मुझे पढ़ा लेते थे, उसे बैठा देते थे, बैठ के पीछे पढ़ के बैठो। फिर 9 बजे से घर आते थे वापस, 9:30 10 तक खाना खाने के बाद घर की पढ़ाई, सेल्फ स्टडी। फिर उसमें फिर 11-12 बजे तक, कभी कभी 1 बजे तक पढ़ने के बाद मैं चुपके अपना कुछ करता था, रात को सेल्फ स्टडी करता था। वो मेरी सेल्फ स्टडी होती थी, वीडियो गेम खेलना, टीवी देखना। तो मेरा जो मेन इंटरेस्ट आया वो फिल्में देखने में आया था, और वो तो बहुत किस्मत की बात है कि बाद में योग वशिष्ठ मेरे हाथ लगी, तब जाके रीडिंग का एक इंटरेस्ट डेवलप हुआ। कह रहे हैं फिनलैंड ने अभी भी दुनिया में सबसे अच्छा है क्योंकि बच्चों का टाइम को मोनोपलाइज नहीं किया है। आज बच्चे का टाइम मोनोपलाइज हो गया, मतलब पूरा कब्जा कर लिया गया है। इस तरह से उन बच्चों की लाइफ में हैवॉक नहीं क्रिएट होता, उनकी ज़िंदगी बर्बाद नहीं हो जाती, और इसीलिए वो बच्चे स्कूल्स को हेट नहीं करते, सीखने को घृणा नहीं करते। देयर डीपेस्ट अंडरलाइंग एजम्पशन मे बी दैट द ट्रेड ऑफ बिटवीन डूइंग वेल एंड बीइंग वेल इज़ अ फॉल्स चॉइस। इन स्कूल के बच्चों का जो सबसे गहरा समझ है वो ये, जो आम बाकी बच्चों का नहीं है। आज आप बड़ी मम्मी से पूछ लो, हिमांशु से, डॉक्टर हिमांशु से पूछ लो, किसी भी सक्सेसफुल लड़के से पूछ लो, सक्सेसफुल से पूछ लो, बोल रहा हूँ, फेल से नहीं, फेल तो बेचारा गिव अप कर दिया है। अगर उसको पूछेंगे कि अच्छा खुश रहना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि सक्सेसफुल रहना इम्तिहान में, तो बोलेगा खुश रहना गया भाड़ में। इन बच्चों को पता है एक तरफ वेल बीइंग और दूसरी तरफ डूइंग वेल, इम्तिहान में अच्छा करना और एक खुश रहना, इन दोनों में कौन सी प्रायोरिटी है। तो फिनलैंड के बच्चे बोलते हैं भैया पहले जिएंगे तब पढ़ेंगे। बाकी बच्चे बोलते हैं जान देकर पढ़ो। फिनलैंड के बच्चे ऐसे नहीं हैं, मतलब ज़्यादातर बच्चे।
कह रहे हैं एजुकेशन सिस्टम तब तक सक्सेसफुल नहीं माना जाना चाहिए जब तक उसमें पढ़ने वाले सभी बच्चे अपने पोटेंशियल तक, अपने टैलेंट को नहीं पहुंच जाते। बिल्डिंग स्कूल्स वेयर स्टूडेंट्स अचीव ग्रेटर थिंग्स इजंट अबाउट फोकसिंग ऑन सेलेक्टिंग फ्यू एंड पुशिंग देम टू एक्सेल। अगर आप स्कूल बना रहे हैं और वहाँ पर ग्रेट चीज़ें अचीव करना चाहते हैं तो उसमें ये मत करिएगा कि कुछ बच्चों के ऊपर फोकस करो ताकि वो एक्सेल करें। It's about it's about fostering a culture that allows all students to grow intellectually and thrive emotionally. स्कूल का काम है एक ऐसा कल्चर बनाना जहाँ पर सभी बच्चे इंटेलेक्चुअली, बुद्धि से ग्रो हो सकें और इमोशनली थ्राइव कर सकें, खुश रह सकें। तो मेरा स्कूल तो ऐसा था नहीं, और जब मैं MBBS कर चुका था तो मेरा बड़ा सपना था कि मैं ऐसा स्कूल बनाना चाहता हूँ, और मुझे लगता है मैंने वो स्कूल बना लिया है। देखिए यहाँ पर 6 बच्चे पढ़ रहे हैं, और इस वीडियो को जो बच्चे देखेंगे वो सब स्टूडेंट्स ही हैं। अभी ये बुक ख़त्म नहीं हुई है, लास्ट चैप्टर जो है, नहीं लास्ट नहीं, 2 चैप्टर और बचे हैं। माइनिंग फॉर गोल्ड, सोने की खुदाई, और दूसरा लास्ट चैप्टर है डायमंड्स इन द रफ, खदान में छुपे हुए हीरे। ये दोनों ही आपको मोस्ट प्रॉब्ली बूस्ट करेंगे अपने अंदर के पैशन को खोजने के लिए, टैलेंट को खोजने के लिए। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ इस ऑथर का इस किताब को लिखने के लिए। बहुत ऑनेस्ट बुक है, बहुत अच्छी बुक है।